जय हिंद दोस्तों। राय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग के पहले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि हम यूपी टेट का बैच लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो हमारा यूपी टेट का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज वीडियो को अपलोड करना चालू कर दिया है। तो हमने मेरा ईवीएस का सेक्शन है, तो आज आप लोगों के लिए ईवीएस इन्वायरमेंट का पूरा टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं ईवीएस को कि हमारे सिलेबस में ईवीएस में क्या क्या है, क्या 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 पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ईवीएस पढ़ने के लिए आप लोगों को बता दें कि हमारी स्ट्रेटजी जो होती है ना, हमारा अपना न्यू बेस जो होता है उसको तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले सिलेबस को समझना जरूरी है। सिलेबस को अगर आप पकड़ लिए तो आप एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सिलेबस के लिए हम आपको बता दें, इन्वायरमेंट का जो यूपी टेट का सिलेबस है, तो इतना मान के चलिएगा कि यूपी टेट के इन्वायरमेंट के सिलेबस में जीएस का जो पोर्शन है ये आपको 15 नंबर का मिल जाएगा। कितने नंबर का? 15 नंबर का मिल जाएगा। उसके बाद शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र कैसा शिक्षा शास्त्र? पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण से रिलेटेड। कैसा? पर्यावरण से रिलेटेड शिक्षा शास्त्र हमको पढ़ना है। ये भी कितने नंबर का आता है? 15 नंबर का। दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में पढ़ना है। पहले में देखिए 15 नंबर का हमको टोटली जीएस पढ़ना है। उसके बाद शिक्षा शास्त्र, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र जिसे पेडागोजी कह सकते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड, उसको पढ़ना है हम लोगों को। जीएस में हमको क्या पढ़ना है? जैसे हो गया इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, उसके बाद सामान्य विज्ञान कह लीजिए, ये पढ़ना है। इन सब चीज़ों को हमको लेके चलना पड़ेगा। शिक्षा शास्त्र में ये टोटली आपको बता दें कि एनसीईआरटी बेस पे होता है। किस बेस पे होता है? एनसीईआरटी बेस्ड पे होता है। एनसीईआरटी की आप तीसरी, चौथी, पांचवी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें दोनों में देखिए, आप सी टेट का भी एग्जाम देते, यूपी टेट का भी एग्जाम देते। सी टेट में पेडागोजी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है? इसमें आपको एनसीईआरटी का, टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा यूपी टेट का जो ये शिक्षा शास्त्र, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र है, ये थोड़ा सा अलग लेवल का है। जैसे इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन कैसा पूछता है? पेडागोजी से रिलेटेड पूछता है। और 7 से 8 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पे पूछता है। ये जो पेडागोजी सेक्शन से पूछता है, ये थोड़ा सा अलग लेवल का है, थोड़ा सा ब्रॉड है। इस चीज को हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये हमारा तो हो गया सिलेबस डिस्कशन, पर्यावरण में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। इन्वायरमेंट पे, यूपी टेट के इन्वायरमेंट में हमको क्या पढ़ना है। फिर अगर हम देखेंगे तो पेडागोजी से संबंधित जो है हमारा सिलेबस, उसमें सबसे पहले आपको आता है, देखिए, फैमिली। इसमें हमको क्या पढ़ना है? जैसे फैमिली हो गया, ये पेडागोजी से संबंधित है। फैमिली में हमको पढ़ना है, जैसे कि आप मान लीजिए एकल परिवार पढ़ना है, संयुक्त परिवार पढ़ना है, कि कितने सदस्य रहें तो एकल परिवार होगा, कितने सदस्य रहें तो संयुक्त परिवार होगा। इससे रिलेटेड हमको पढ़ना है। एक बच्चे में समाजीकरण की शुरुआत कैसे होती है, एक परिवार में लिंग संबंधी चुनौतियां कैसी होती हैं, इस चीज को देखना है। जैसे देखिए, परिवार में लिंग आधारित चुनौती, जैसे लिंग आधारित चुनौती, इस चीज को देखना है। जब बच्चा जन्म लेता है तो लड़का,
जैसे लड़का पैदा हुआ तो धूमधाम से वो स्वागत किया जाएगा, लड़की पैदा हुआ तो मातम मनाया जाएगा। इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद एक परिवार में एक बच्चे में समाजीकरण, बच्चों में समाजीकरण की शुरुआत कैसे होती है। बच्चों में समाजीकरण की शुरुआत कैसे होती है, इस चीज को देखेंगे। एक परिवार में सामाजिक चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं। परिवार में सामाजिक चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं। सामाजिक चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं। जैसे सामाजिक चुनौतियों की बात करें तो जैसे बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया, अंधविश्वास कह लीजिए। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसको हम फैमिली में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक आता है भोजन और सफाई। इसमें जैसे भोजन और सफाई का टॉपिक है, इसमें हम भोजन क्यों करते हैं, हमको विटामिन मिल सके, कार्बोहाइड्रेट मिल सके, प्रोटीन मिल सके, वसा मिल सके। तो इन सब चीजों का जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जीव जगत आ जाएगा, पौधे एवं जानवर आ जाएगा, हमारा परिवेश, हमारे आसपास कैसा परिवेश है, इन सब चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। व्यवसाय और व्यापार का अध्ययन करेंगे, जल का अध्ययन करेंगे, संचार व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, खेल और व्यवहार का अध्ययन करेंगे कि खेल से संबंधित हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद व्यवहार में क्या, खेल से अनुशासन क्या आता है, इन सब चीजों से रिलेटेड देखेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को ये जितना सेक्शन है, हम एक सेकेंड रुक जाइए, ये वाला पार्ट जो है ये समझ लीजिए पेडागोजी से संबंधित है। इसके ऊपर का सारा पार्ट पेडागोजी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, दिया है इंडियन रिवर्स, स्टेट, फॉरेस्ट, ईटीसी। भारत की नदी, राज्य, वन, सागर, महासागर, इन सब पर्वत, पठार, वन, ये सब देखना है। ठीक है, ये जियोग्राफी का, ये मिटा देना, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा। ठीक है, हम रुक जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाते हैं। ओके, ये हमने बताया भारत की नदी, राज्य, वन, इसमें जोड़ लीजिए सागर, महासागर, वन, पर्वत, पठार, इन सब चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी जियोग्राफी जो हमने लिखवाया था जीएस के पोर्शन में, भूगोल, भूगोल का अध्ययन करेंगे। स्पेशली कुछ टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन करेंगे भूगोल में। फिर उसके बाद हमारा राज्य यानी यूपी से रिलेटेड, यूपी से संबंधित सामान्य अध्ययन की जानकारी हम लेंगे। यूपी से संबंधित सामान्य अध्ययन की जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, उसके बाद संविधान का कुछ टॉपिक देखेंगे, राज्य सरकार से संबंधित कुछ टॉपिक देखेंगे। जैसे राज्य सरकार, इसको हमने शॉर्ट में, यूपी टेट का पूरा सिलेबस शॉर्ट में कर दिया है। सामान्य अध्ययन से राज्य सरकार से संबंधित क्या देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था कैसे चल रही है, पंचायती व्यवस्था कैसे चले, नगर निगम व्यवस्था कैसे चले, इन सब चीजों को हम राज्य सरकार के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद हम ईवीएस का स्पेशल टॉपिक देखेंगे, जैसे जैव विविधता हो गया, पर्यावरण का मूल्यांकन हो गया, ये सब चीजें, पर्यावरण के घटक हो गए, इन सब चीजों को ईवीएस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है, हम लोग सबसे पहले ये जो
ईवीएस वाला पार्ट है, पेडागोजी वाला पार्ट है, इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे, अभी नहीं इसका स्टडी करेंगे, इसको लास्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हम लोग किस पार्ट का स्टडी करेंगे? जीएस वाले पार्ट को। जीएस वाले 15 नंबर को हम लोग अपना फिक्स करेंगे, जीएस के 15 नंबर को फिक्स करेंगे। तो उसी सेक्शन में जीएस वाले पार्ट में हम लोग जियोग्राफी, आज सबसे पहले जियोग्राफी चालू करेंगे। कौन सा? जियोग्राफी चालू करेंगे। ये नदी, पर्वत, पठार, राज्य, वन, सागर, महासागर, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। पहला टॉपिक है हमारा भारत की नदी। कौन सा टॉपिक है? भारत की नदी। तो हम लोग आज पहले टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है भारत की नदियां। कौन सा? भारत की नदियां। कौन सा टॉपिक है? भारत की नदियां। हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, नदियों को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नदी किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में हमने पढ़ाया तो उनसे पूछ दिया जाए कि नदी किसे कहते हैं, तो ये भी नहीं बता पा रहे नदी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना बेस मजबूत करेंगे, उसके बाद वर्तमान टाइम में जिस तरह का कंपटीशन हो गया है उस हिसाब से अपने टॉपिक को पूरी तरह से ब्रॉड एकदम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें नदी किसे कहते हैं। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग बात किया जाए नदी के बारे में, तो ये कह सकते हैं किसी भी हिमनद, जलाशय या झील से, क्या कहते हैं? हिमनद यानी ग्लेशियर, हिमनद, किसी जलाशय, जलाशय या झील से निकल करके, ये अपने बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं वह जलधारा, वह जलधारा जो मैदानी भागों में, मैदानी भागों में प्रवाहित होते हुए, प्रवाहित होते हुए, प्रवाहित होते हुए किसी सागर, महासागर में मिल जाए, सागर महासागर में मिल जाए, और वहां से उसका, वहां से उसका अस्तित्व, अस्तित्व समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। ये हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं। नदी उसको कहते हैं हिमनद, जलाशय, झील से निकल करके वह जलधारा जो मैदानी भागों में प्रवाहित होते हुए, मैदानी भागों यानी समतल भागों में प्रवाहित होते हुए सागर महासागर में किसी में भी जाकर मिल जाए और वहां से उसका अस्तित्व क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? हम नदी कहते हैं। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नदी, अगर हम नदी की बात करें तो नदी दो प्रकार की होती है। नदी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। भारत की, स्पेशली भारत की बात किया जाए तो दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक को हम कह सकते हैं हिमालयी नदी, हिमालयी नदी।
एक को हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय नदी। दोनों में खासियत क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, इस चीज को आइए समझते हैं। हिमालयी नदी उस नदी को कहते हैं जो नदी वर्ष भर, पूरे वर्ष भर जिस नदी में जल का प्रवाह होता रहे, यानी जिस नदी में वर्ष भर जल का प्रवाह होता रहे उसको क्या कहते हैं, हिमालयी नदी कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदी किसे कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदी उस नदी को कहते हैं जिस नदी में पूरे वर्ष जल का प्रवाह ना हो, यानी उसमें जो जल का प्रवाह होता है वह वर्षा के कारण होता है, वर्षा के जल के कारण होता है। किस कारण होता है, वर्षा के जल के कारण होता है। तो हम लिख सकते हैं हिमालयी नदी में ऐसी नदी जिसमें वर्ष भर जल का प्रवाह हो। इसमें जल का प्रवाह क्यों होता है वर्ष भर? ऐसी नदियां, हिमालयी नदियां जो होती हैं ये किसी हिमनद या ग्लेशियर यानी ग्लेशियर से निकलती हैं। तो ग्लेशियर का मतलब होता है जैसे पर्वत पठार आप चट्टानों का देखे होंगे, तो उसी प्रकार ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का चट्टान। जो हिमालयी नदियां होती है तो बर्फ के चट्टानों से जो नदियां निकलती है तो वहां का बर्फ पिघलता रहता है और मैदानी भागों में उसका जल आता रहता है, मैदानी भागों में जल आता रहता है तो वर्ष भर सूखती नहीं है, वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है। अब ये प्रायद्वीपीय नदियां जो है इसके बारे में अब बात किया जाए तो प्रायद्वीपीय नदियां सीधे कह लीजिए वर्ष भर, यानी इसका उल्टा, वर्ष भर जल का प्रवाह नहीं होता। इसमें प्रवाह किसके कारण होता है, वर्षा के जल के कारण, वर्षा के जल के कारण प्रवाह, वर्षा के जल के कारण प्रवाह होता है। ठीक है, वर्षा के जल के कारण प्रवाह होता है। ये किस नदी की खासियत है, प्रायद्वीपीय नदी की खासियत है। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी के एग्जाम्पल का बात किया जाए तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे हिमालयी नदी आप सबको पता है, गंगा हिमालय उत्तराखंड के सारी नदियों के समूहों से मिलकर कई सारी छोटी छोटी नदियों के समूह से एक निकली है गंगा। तो इसे क्या कह सकते हैं, जैसे गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई, ठीक है, सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, ठीक है। ये सब कैसे उदाहरण है, हिमालयी नदी का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय नदी की बात करें, प्रायद्वीपीय नदी की बात करें कौन कौन सा उदाहरण है, गोदावरी हो गया दक्षिण भारत में। प्रायद्वीप का मतलब समझ में आ रहा है ना, प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, पहले ये लिख लीजिए, जैसे प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई। ये सब कैसी नदियों का उदाहरण है, ये सब प्रायद्वीपीय नदी है, यानी दक्षिण भारत की नदियों का उदाहरण हो गई। ठीक, हमने बोला प्रायद्वीप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आइए समझते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। आपने दक्षिण भारत वाला पार्ट देखा होगा ना, भी आकार में बना हुआ, दक्षिण भारत वाला पार्ट भी आकार में बना हुआ, कौन सा, भी आकार में दक्षिण भारत वाला पार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के इधर भी समुद्र है, अरब सागर, हिंद महासागर, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, ठीक है। तो ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा है कि नहीं घिरा है, इधर बंगाल बात करें पूरब साइड में तो बंगाल की खाड़ी, नीचे की साइड में दक्षिण साइड में बात करें तो आपका हिंद महासागर आ जाता है, पश्चिम साइड में बात करें
तो आपका अरब सागर आ जाता है। ठीक है, तो ये तीन तरफ से समुद्र से घिरे होने के कारण इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तीन तरफ से घिरा हुआ वह भाग जो जल से तीन तरफ, समुद्र से तीन तरफ से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, अब बात करें, ये प्रायद्वीप आप लोग को समझ में आ गया ना? तो इसी प्रायद्वीपीय नदियों को, इसी भाग की नदियों को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। ठीक, तो अब हम इसको खत्म कर रहे हैं। ठीक, अब हमको नदी का सिलेबस चालू करना है। नदी के बारे में अब हमको स्पेशली पढ़ना है। तो हम नदी को अपनी सुविधा के अनुसार कैसे पढ़ सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, किताब में तो बहुत सारा दिया हुआ है। तो आइए समझते हैं नदी को हम कैसे इजी तरीके से, अपने इजी वे में कैसे पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? आपने भारत का मैप देखा होगा ना? ये मेरा आर्ट काफी कमजोर है। ठीक है, ये भारत का मैप देखा होगा ना? ये भारत का मैप। ठीक है, हंसिएगा मत, मजा मत लीजिएगा। ठीक है, ये भारत का मैप, आपने भारत का मैप देखा होगा। देखिए, जैसा आया है वैसा बना दिए हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला देखेंगे आप, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है। ये प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत वाला पार्ट है। ये इसको क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? इतना तो अगर आप इंटर पास करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, बीटीसी बीएड किए हैं, तो इतना तो समझ में आना चाहिए। तो हम अपनी सुविधा के लिए कह सकते हैं कि हम भारत की नदियों को चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। चार पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, आइए देखते हैं। ये ऊपर वाली नदियों को हम कह सकते हैं सिंधु नदी तंत्र। कौन सा? क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं हम सिंधु नदी तंत्र, क्योंकि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है इधर की। ठीक है, जो पाकिस्तान में सारी नदियां जाती है, ऐसे समझिए। ठीक, अब फिर हमको पढ़ना है इधर दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय नदी। इसको कैसे अपने भाषा में कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की नदी, उसी को कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की नदी में हम लोग कैसे कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं दक्षिण भारत की नदी। दो पार्ट हुआ, दक्षिण भारत की नदी। हम अपनी सुविधा के लिए नदी को कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, इस बात पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो दो पार्ट में हम नदी को डिवाइड कर दिए। अभी दो पार्ट में, और कितने पार्ट में हमको डिवाइड करना है? चार पार्ट में। ठीक है, दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, एक सिंधु नदी तंत्र, एक दक्षिण भारत की नदी तंत्र। एक ये जो भाग है मैंने बताया पूर्वोत्तर भारत की नदियां, पूर्वोत्तर भारत की नदियां। ठीक, पूर्वोत्तर भारत की नदियां। तीसरा पार्ट हमारा ये है, और सबसे स्पेशली हमारा जो पार्ट है, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उत्तर भारत की, उत्तर भारत की नदी। कौन सी? उत्तर भारत की नदी। ठीक है, हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? एक सिंधु नदी तंत्र, एक दक्षिण भारत की नदी, एक पूर्वोत्तर भारत की नदी, एक उत्तर भारत की नदी। ठीक है, हमको चार पार्ट में, इसी चार पार्ट में हमको भारत की नदियों को पढ़ना है। ठीक, अब हमको, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट है उत्तर भारत की नदी। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये उत्तर भारत की नदी ही भारत में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि बनाती है, मैदानी क्षेत्र बनाती है। जो हमारे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, उसको हम कह सकते हैं उत्तर भारत की नदी। उत्तर भारत की नदी ऐसे समझिएगा, यहाँ उत्तराखंड स्थित है, यहाँ उत्तर प्रदेश स्थित है, यहाँ बिहार स्थित है, झारखंड स्थित है, पश्चिम बंगाल स्थित है। ठीक है, ये सारे प्रदेश स्थित है ना? तो यहां से जो प्रवाहित होती है नदी, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तर भारत की नदी। और यही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम उत्तर भारत की कुछ नदियों पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज देखिए, आज टाइम ओवर हो चुका है, तो आज हम कल से उत्तर भारत की नदियों पे पूरी तरह से
तो इस सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा? उत्तर भारत की नदी। कल के टॉपिक में क्लास 2 में, सेकेंड क्लास में हम उत्तर भारत की नदियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।